एनडीटीवी में आपका स्वागत है। और रेल बजट आज पेश किया गया और हमारे साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी हैं। सर, ये पहला बजट होगा जहां तक मुझे याद आता है कोई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई, कोई नई लाइंस की घोषणा नहीं की गई। नहीं, कई काम नए किए गए हैं जो कभी नहीं हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय रेल नेटवर्क के काया पलट की योजना भी पहली बार प्रस्तुत की गई है और मैं मानता हूं कि नई ट्रेनों की घोषणा करना बजट में इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, भारतीय रेल की आय क्या है, संसाधन हम कहां से कितना जुटा रहे हैं और कौन से काम हम करने वाले हैं। बजट को यहीं तक सीमित रहना चाहिए और वहीं तक रेल मंत्री जी ने सीमित रखा है। रेल किराया बढ़ाया नहीं, उल्टे लोग कह रहे थे कि डीजल के दाम बहुत कम हुए हैं, क्या घटाने की गुंजाइश थी? नहीं, गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। सामान्य जनता और सामान्य यात्रियों का हित ध्यान में रखते हुए रेल किराया नहीं बढ़ाया गया है। आपने कहा कि पहली बार किया गया है कि ट्रेनें नहीं अनाउंस की गई है, तो इस आकर्षण से बचे कैसे? क्योंकि हर रेल मंत्री, आपके पास भी बहुत होंगी कि भाई बनारस और उधर गाजीपुर के लिए एक और ट्रेन दे दीजिए। पिछले बजट में भी आपने देखा होगा और उसको आगे बढ़ाने का काम सुरेश प्रभु जी ने भी किया है। प्रधानमंत्री जी की या सरकार की ये मंशा है कि राजनीतिक आधारों पर फैसले न लिए जाएं। खासतौर से रेल मंत्रालय में भारतीय रेल और देश के हित में जो फैसले हैं वही लिए जाएं। वही काम रेल मंत्री जी ने किया है। फ्रेट पर आपने बढ़ाया है। यदि फ्रेट आप बढ़ाएंगे, आपका जो 1951 में 90% था फ्रेट, अभी घट के 30% हो गया। डीजल के दाम सस्ते होने, तो आपको लगता नहीं है कि और जो माल ढुलाई है रोड पे शिफ्ट करेगा? आपको तथ्य थोड़ा और गहन रूप से जानने की जरूरत है। हमने माल भाड़े में बढ़ोतरी की ऐसा नहीं है, हमने स्लैब में परिवर्तन किया है। इसके कारण कई चीजों के भाड़े कम हुए हैं, कुछ के नॉमिनल थोड़े बढ़े हुए हैं। तो ये स्लैब परिवर्तन का काम निरंतर रेल में होता है, पहले भी हुआ है, बजट के बिना भी हुआ है, तो वही काम हुआ। ये कोई एक बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो लेकिन माल ढुलाई को और अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि मुकाबला आपका रोड से है, 70% रोड पे जा रहा है और वहां डीजल सस्ता हो रहा है, तो लोग तो उधर ही भागेंगे। देखिए, मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो आज भी माल भाड़ा रेलवे का रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में बहुत कम है। हमारी दिक्कत यह है कि कंजेशन के कारण लोग ये आश्वस्त नहीं थे कि माल हमने लोड किया तो वो समय से पहुंचेगा कि नहीं। और भारतीय रेल की जो असली चुनौती है वो यही है, भारतीय रेल के नेटवर्क का विस्तार। कई 470 से ज्यादा सेक्शंस हमारे हैं जहां 100% से ज्यादा क्षमता पर ट्रेन हम चला रहे हैं। तो ऐसे सेक्शंस को डीकंजेस्ट करना, मैं समझता हूं इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है और उसका एक मुकम्मल इंतजाम इस बजट में किया गया है। तो हमारे साथ पुरंजा गुहा ठाकुरता है, सुनील कुमार है, फॉर्मर एडवाइजर रेलवे बोर्ड के, जीवल नरसिम्हा राव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएल पुनिया साहब हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला सवाल पुरंजा, मैं आपसे शुरू करूंगा। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मनोरंजन से बातचीत करते हुए कह रहे थे कि स्लैब्स में परिवर्तन हुआ है, फ्रेट हमने वाकई नहीं बढ़ाया। अब ये जो प्रश्न मनोरंजन ने पूछा है वो वाजिब सवाल है, क्योंकि एक समय में जब डीजल के दाम कम है, फ्रेट का लोड रेलवे के प्रति धीरे धीरे सालों साल गिरता गया है, बढ़ता नहीं गया है, तो फिर आप कहीं पर एक किस्म के इन्फ्लेशन को प्रमोट तो नहीं कर रहे, दाल और सीमेंट जैसी चीजों को लेकर खास तौर पर? देखिए, ये कागज आप देख लीजिए, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रपोजल्स फॉर एडजस्टमेंट इन फ्रेट रेट्स इन द बजट। इसमें साफ साफ दिखाई दे रहे कि ग्रेन्स एंड पल्सेस, यानी कि गेहूं, चावल और दाल के ऊपर किराया बढ़ गया 10%, यूरिया के ऊपर भी 10% बढ़ गया। तो देखिए, जिस तरह से आप एक चीज लोगों को कह रहे हैं मगर असलियत यही कागज में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये देखिए, वो सरकार ने खुद कह रहे हैं, रेल मंत्रालय खुद कह रहे हैं, तो आपने माल के किराया जैसे बना 4000 करोड़ आपको ज्यादा मिलेगा, कहां से आएगा? ये पहला मुद्दा है। दूसरी बात है, आप पिछले बार कहा कि जब तेल का दाम बढ़ेगा तो किराया भी बढ़ जाएगा। तेल का दाम कम हो गया तो आपने किराया तो कम नहीं किया, पहला बात। तीसरी बात, आपने दिखा रहा है कि यात्री से आपको 16.7% आपका आमदनी बढ़ेगा, आपका अर्निंग बढ़ेगा। कैसे बढ़ेंगे? ये आप तो किराया तो नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छा किया आपने, किराया नहीं बढ़ाया,
मगर ये पैसा कहां से आएगा कि आप बहुत ज्यादा ट्रेन चलाएंगे, ज्यादा कोच आएगा, नया ट्रेन चलाएंगे, यही एक रास्ता है? तो मेरा ख्याल है कि देखिए प्रभु जी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा आशावादी हो गए हैं। और भी बहुत सारे मुद्दा है। देखिए पिछले ये जो रेल का जो देखिए 4.6 करोड़ आपने जो सोचा था यात्री, जो आपके बजट में पिछले साल सोचा था उससे कम आपको इस साल मिला। और भी देखिए ये पैसा कहां से आएगा, सचमुच देखिए आप इसके पिछले 3 साल में 1.5 लाख करोड़ आपने निवेश किया। आप कह रहे हैं कि इस साल में जो आने वाले वित्त साल में आप 1 लाख करोड़ निवेश करेंगे। ठीक है, वित्त मंत्री, हाँ, वो निवेश में बाद में आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वो पैसा लाएंगे कहां से। निवेश के ऊपर काफी कुछ कहना है मुझे। हाँ, ठीक है, आप सही बात, बिल्कुल सही बात है। हम तो फ्रेट के पॉइंट पर आ रहे थे सुनील कुमार जी, उसके बाद मैं दोनों पॉलिटिकल साइड्स पर जाऊंगा कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ स्लैब में परिवर्तन किया, जैसे उन्होंने कहा 10% अगर खाद को, यूरिया को प्रभावित कर रहा है, 10% अगर दाल और गेहूं को प्रभावित कर रहा है, तो ये स्थिति अलग हो सकती है, भले आज नहीं नजर आ रही हो, क्योंकि बुनियादी तौर पर आपका फूड इन्फ्लेशन वो क्रूड की वजह से नियंत्रण में है। ये खराब हो सकती स्थिति, मेरा कहने का मतलब ये है। देखिए सोचने की बात यह है कि रेलवे के पास चॉइस क्या थी। ठीक है, अगर चॉइस ही नहीं है, हाँ, तो उसके बाद उसको मिनिमाइज कितना किया जा सकता है। मिनिमाइजेशन के लिए रेलवे बोर्ड ने ये सोचा होगा कि 10% तक जो हम स्लैब में चेंजेस करके जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू ला रहे हैं, उसका बेसिक इम्पैक्ट ऑन द एंड कंज्यूमर प्राइस उतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जो चेन, लॉजिस्टिक चेन में जो और उसका सेकेंडरी मूवमेंट होता है, रेल से आता है, फिर उसका उससे ट्रकों से जाता है, तब वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो चूंकि डीजल के दाम कम हैं, इसलिए उसको शायद एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन ये आपकी बात सही हो सकती है कि 10% का इन्फ्लेशनरी प्रेशर वो एंड प्रोडक्ट में जाके मैं एक साल के या समय 2% अंतराल के हिसाब से देख रहा हूं। आप यथास्थिति आज की सिचुएशन का कैलकुलेशन स्वाभाविक अलग होगा। अगर हम बैठ के या मैं और पुरंजय बैठ के ही कागज बना रहे होते आज के, लेकिन 6 महीना बाद क्या ये स्थिति होगी और कब, तब क्या आपको 10% का दबाव महसूस होने लगेगा? पॉइंट यहां पर है, क्योंकि ये तेल की कीमतें क्या यही रहेंगी, हमें नहीं पता। ये कब बदलेंगी, ये भी हमें नहीं पता। तो एक बड़ा माध्यम अनाज पहुंचाने का जो कि रेल है, तो क्या आप उस पर उस किस्म का टैक्स डाल सकते हैं? टैक्स से मतलब टैक्स न समझे, लेकिन दबाव। देखिए इन्फ्लेशन के कई कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जितना हम दाल पे या उसका कंजम्पशन कितना है, उसका कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हो रहा है इन्फ्लेशन में। सब्जी है, रोटी है, उन सारी चीज़ों का इन्फ्लेशन के ऊपर दबाव पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखें कि दाल जैसी चीज़ या खाद में भी उसमें जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा, उसको एब्जॉर्ब कराने के अलावा रेलवेज के पास आज से कुछ दिन पहले की अगर आप बात देखें तो इन्फ्लेशन वाज जस्ट सोरिंग। तब तो किराए नहीं भी बढ़े थे, तब भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। तो ये कहना ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि रेलवे के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। ठीक है, इस मसले पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट पे पुरंजर आएंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीवीएल नरसिम्हा राव, एक ऐसी स्थिति में जब आप लोग दावा करते हैं कि आपने महंगाई को नियंत्रण में किया, इन 3 खास तौर पर आइटम्स में गेहूं, दाल और यूरिया, अगर 10% का फ्रेट चार्ज बढ़ता है तो क्या ये इन्फ्लेशनरी महंगाई शुदा होगा या नहीं? देखिए अभिज्ञान जी, ये हमारी सरकार के लिए महंगाई का दर और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है पिछले 9 महीनों में। इसलिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको भी रिजर्व बैंक हाल ही में अभी 1 महीने पहले पहली बार इंटरेस्ट रेट को घटा दिया था, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि इन्फ्लेशन फिर से बढ़ना शुरू करे। और जो अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो सीपीआई काफी विद इन द रेंज, काफी अभी 3-4 महीनों के हम देखे तो ये एक रेंज बाउंड रहा है, ये 4-5% के बीच में रहा है। और उम्मीद है और सारे जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसके तहत भी सरकार को ये भरोसा है कि ये इन्फ्लेशन रेट ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। तो 10% के फ्राइट के कारण
इन्फ्लेशन में कोई बड़ी इफेक्ट होगा मैं समझता हूं ये कोई संख्या के बल के आधार पर आप यदि स्टडी करें बिल्कुल ये नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा फ्यूल कॉस्ट का ही इन्फ्लेशन में 15% का रेट वेट है पूरे सीपीआई में, तो इसका थोड़ा बहुत असर होगा बट लेकिन कोई खास असर नहीं होगा जब इंडियन रेलवेज को अपने बल पर ये, क्योंकि पैसेंजर फेयर्स में अभी भी बड़ी रकम एक सब्सिडी में क्रॉस सब्सिडी के तहत दिया जा रहा है, तो क्योंकि अभी भी पैसेंजर फेयर्स जो है उसके मुताबिक कोई जो रेवेन्यू जनरेशन है वो कॉस्ट को मीट नहीं करता है, ये क्रॉस सब्सिडाइज फ्रेट ही कर रहा है। तो ये जो मामूली जो बढ़त है मैं समझता हूं इससे कोई शेयर ऑफ रेलवे शेयर जो है फ्राइट मार्केट में उसमें अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो शेयर को कायम रखना जैसा आप पहले कहा है कि कई सालों से ये गिरती आ रही है, इसी के कारण इसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं किया गया। ये फ्राइट के जो शेयर है मार्केट शेयर है रेलवेज का कायम रहेगा और शायद थोड़ा इंप्रूवमेंट भी होगा इसमें। और लेकिन पैसेंजर इम्यूनिटीज को एक तरह से हम 67% खर्चा बढ़ा रहे हैं पैसेंजर इम्यूनिटीज में। ठीक है, हम 8 लाख की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं अगले 5 साल में, और ये पैसा और पैसेंजर जो फेज है आज भी इसमें रिकवरी नहीं है, तो इसलिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट पे और निवेश कहां से आएगा एक बड़ा मुद्दा है। मैं पुनिया साहब की राय ले लूं, क्या ये 10% का दाल गेहूं यूरिया में फ्रेट की बढ़ोतरी का, क्योंकि उन्होंने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जिक्र किया, क्या उसके आकलन में कोई प्रभाव होगा? पुनिया साहब देखिए अभिज्ञान जी, पिछला रेल बजट जब पेश किया गया उससे पहले ही एनडीए सरकार के आते ही फ्रेट के 14% चार्जेस बढ़ा दिए गए थे, गलत रेट बढ़ा दिए गए थे, 6% बढ़ा दिए। चलिए अब मुझे तो 14 की आइडिया है, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन बढ़ाया था। पैसेंजर फेयर्स में 14% था, फ्लाइट में 6.5% का इंक्रीज था जो आपके कार्यकाल सरकार के कार्यकाल में तय हुआ। पैसेंजर में 14% सुन लीजिए, बाद में करेक्शन कर दीजिए। 6% था और पैसेंजर ट्रैफिक में उसमें 14% बढ़ाया और अभी फिर 10% बढ़ाया है। अब रेलवे के फ्रेट में मेजर जो कस्टमर्स हैं उसमें पेट्रोलियम का प्रोडक्ट जाता है, फिर फूड ग्रेन जाता है, फर्टिलाइजर जाता है और कोल जाता है, और यही मेजर हैं और वो मजबूरी है उनको रेल के माध्यम से जाना है। उस मजबूरी का मैं समझता हूं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए था। 6% तब बढ़ा दिया, 10% जो फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर किसानों से और आम आदमी से सीधा संबंध रखता है, तो वो प्राइसेस तो बढ़ेंगी। अब वो मुझे नहीं पता कि क्या कारण है, ये वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन जब सुरेश प्रभु जी आपके सही कह रहे हैं, मुझे भी बड़ी आस्था है, वो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। जब एनर्जी मिनिस्टर, पावर मिनिस्टर की हैसियत से मैंने उनका देखा है, वो उम्मीद थी लोगों को कि बहुत बेहतर होगा। बेहतर क्या होगा वो तो आगे आप डिस्कशन के दौरान में पूछेंगे, लेकिन ये स्टेप जो उठाया है वो आम आदमी के लिए, जो काश्तकार है, फार्मर है, उसके लिए वो वाकई कीमतें बढ़ाएगा और वो प्रभाव उसके ऊपर अवश्य पड़ेगा। इसमें ठीक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब आते हैं निवेश के पॉइंट पर। हाँ, ये जरूर मैं एक बात कहूंगा, बहुत वर्षों पहले मैंने एक स्टोरी की थी, अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूं, गलत मत समझिएगा, और तब से इस बात को लेकर कि रेलवे मंत्रालय कितना सियासी होता है, जैसे सारे लोग कह रहे हैं भाई नई ट्रेन कहां पे रुकेगी, कहां जाएगी, तो ये एक गैर सियासी परिवर्तन जरूर नजर आया है सुरेश प्रभु के बजट में। ऐसा नहीं है कि 4 नई ट्रेनें मुंबई के लिए शुरू करने की उन्होंने कोशिश की। आते अब इन्वेस्टमेंट पर, क्योंकि सुरेश प्रभु ने एक विचार रखा है रेलवे के आकार और प्रकार दोनों को बढ़ाने का। परोजन, पहला बात यह है कि सब लोग मानते हैं कि रेलवे में भारी निवेश की जरूरत, इसमें किसी का दो राय बड़ी बड़ी बातें नहीं, मैं बुलेट ट्रेन वगैरह पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े बातें रहे रेलवे को आधुनिक करने के। पिछले 3 साल आपने 1.5 लाख करोड़ के आसपास निवेश किया 3 साल में। इस साल आप इसको 1 लाख करोड़ निवेश कर रहे हैं, पिछले साल से 52% बढ़ रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहे हैं? पहला बात यह है कि जेटली जी, हमारा वित्त मंत्री, काफी उदार है
वो आपको दे देंगे पैसा, 40,000 करोड़ दे दिया और 2,000 करोड़ के आसपास डीजल सेस में मिल गया। अच्छा, बाकी के पैसे कहां से आ रहे? 18,000 करोड़ के कम से कम रेलवे अपनी इंटरनल एक्रूवल्स आ रहे हैं, बाकी रह गया और 17,000 करोड़ ऋण लेंगे और 17,000 करोड़ वो जैसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स के संस्थागत निवेश कहां से आएंगे? तो इसमें मेरा कहना ही है शायद ये पैसा, जैसे कोल इंडिया का शेयर आपने बेचा और कौन खरीदा? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वही होगा। अब स्टील अथॉरिटी इंडिया से लेंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन से लेंगे। तो मतलब मेरा कहना है ये, और 6,000 के 5,800 करोड़ पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आगे। मेरा कहना यह है तो रेल मंत्रालय बाकी बाहर के लोगों के ऊपर और बाहर के संस्थाओं के ऊपर निवेश के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। तो इन लोग तो भी अब जो निवेश कर रहे हैं वो तो पैसे भी मांगेंगे। तो एक भारतीय रेल का तो एक सामाजिक भी जिम्मेदारी है। सरल तो शब्दों में जो परंजो कह रहे हैं कि एक तरह से आप उसका आधा मिनट और आधा निजीकरण कर देंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर में आपको रेल बनाना है, आपको उत्तर पूर्व भारत में आपको वहां पे तो आप तो मुनाफा नहीं कहेंगे। तो आप कह रहे हैं कि हम ये भारतीय रेल हर नागरिक का संपत्ति है, इसका हम निजीकरण नहीं कर रहे हैं, मगर सचमुच आप किस दिशा से जा रहे हैं ये और एक कहानी आपको बता रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं इस साल हमने 1 लाख करोड़, आने वाले साल में हम 2 लाख करोड़ करेंगे और आने वाले 5 साल में हम 8.5 लाख करोड़। ठाकुर ने बहुत अहम पॉइंट ये रखा है सुनील कुमार जी। एक तरह से आपको प्राइवेट इक्विटी प्लेयर लाकर, जो सही भाषा अगर हम कहें, जो कि आपसे कोई किस्म का हिस्सा ले ले और आपको फिर रेलवे के लिए पैसा रेज करने की जरूरत है, तो कहीं ये मॉडल में सुरेश प्रभु गच्चा तो नहीं खा जाएंगे? देखिए, अगर आप वर्ल्ड वाइड रेलवेज को देखें, हाँ, तो कितनी रेलवेज गवर्नमेंट के हाथ में है और कितनी प्राइवेट के हाँ, हाथ में। हाँ। तो अगर ये बात सही है, इसीलिए एक ना बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर ये इसीलिए देखिए क्योंकि फिर भारतीय रेल आपकी संपत्ति वाला जो नारा है, अब हम आज एविएशन की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो उसके भी ऐसे बहुत पुराने परंजे और हम जानते हैं नारे होते थे, फिर आप उसको हल्का सा तब्दील करेंगे। तो सही बात है कि दुनिया के बड़े अहम शहरों में बहुत ही काबिले तारीफ तौर से प्राइवेटाइज रेल सर्विसेज चलती है, ये तो फैक्ट है। तो अगर उस तरफ हम नहीं जाएं, आप ये भी देखें हम जाएं किधर। हाँ। जनरल बजटरी सपोर्ट ज्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, रेलवेज में से जो लोगों की आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं वो कम नहीं हो सकती। ठीक है। हम आज 85 किलोमीटर की रफ्तार से भी गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन हम 200 किलोमीटर रफ्तार के सपने देख रहे हैं। दोनों लोगों का पॉइंट बहुत अहम है। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, जो हमारे दो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, समझिए इस बात को। ये छोटी बहस नहीं है, क्योंकि एक समय था, जैसे हमें अच्छी तरह याद है, हम अखबारों में लिखा जाता था ओपनिंग ऑफ द स्काईज, अंग्रेजी में, कि साहब आसमान खोल दीजिए। तो वैसे ही एविएशन प्राइवेटाइज हुआ, तो क्या फिर भविष्य का मॉडल सुरेश प्रभु जैसे लोग इसकी तरफ पुश करेंगे? मैं बड़ा साफ सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, ये मेरे समझ से इसके अलावा छोटा छोटा हिस्से में ही होगा। मैं पुरंजा की बात से इत्तेफाक रखता हूं। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक दिन कोई बड़ा परिवर्तन आ जाएगा संवैधानिक इस स्थिति को बदलने। दो तरीके से देख सकते हैं। अगर हम पिछले कई साल देखें, हाँ। पीपीपी की जो बात हो रही है, हाँ। वो रेलवेज में नई नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आरओआई हम कहते हैं, हाँ। वो 95% प्रोजेक्ट्स 90% प्रोजेक्ट्स में निगेटिव होता है। अब निगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर है, तो आप ये बताएं कि कौन अपना निवेश करेगा। तो एक समस्या ये, क्योंकि हम अनइकोनॉमिक ब्रांच लाइन बनाते हैं, हमारी लाइन बनाने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं वो ऑलरेडी कंजस्टेड हैं। वहां पे निवेश की जरूरत है। हम डबलिंग करें, ट्रिपलिंग करें, क्वाड्रपलिंग करें, जो भी करें, तो अगर निवेश सारा उसी सेक्टर में रह गया, तो वो मेरे समझ से देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि जो इसका मतलब हमें देश को दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, और दूसरा वो जिसमें कि गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है।
तो इस तरीके से परंजो पे साफ साफ फिर ये सवाल है जीवीएल नरसिम्हा राव कांग्रेस से पूछूंगा। ये भी देखिए रोलिंग स्टॉक के ऊपर जो एलोकेशन है ये कम हो गया। और आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ 2200 करोड़ रेलवे का जो सुरक्षा का जो फंड है रेलवे सेफ्टी फंड में दिया। मैं ये दो चीज कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए निवेश का जरूरत है, मगर ये पैसा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आप पैसा किसको लेंगे? आप रेलवे में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जिससे अगर आप ऋण लेंगे और अगर आपको उसको 12-14% उसको रिटर्न देना पड़ेगा, तो फिर तो आपका रास्ता तो सामने नहीं है। हाँ, अभी क्योंकि जैसे आप किराया बढ़ा नहीं रहे, नए कोच ऐड नहीं कर सकते, नई लाइनें आप खोल नहीं सकते, नई ट्रेनों में वक्त लगता और है। आप ये भी देखें ना कि रेलवे इज ए कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, हाँ वो है, वो उससे हम मुंह नहीं मोड़ मैं सकते। इसीलिए सुनील कुमार जी आपसे पूछ रहा हूं कि लोग कह रहे हैं साहब ये भविष्य का बजट दिया है, तो क्या फिर भविष्य के बजट में प्राइवेट प्लेयर की जगह रेलवे में आज से बननी शुरू हो गई? नहीं, मेरे समझ से हमें प्राइवेटाइजेशन से परहेज क्यों है, क्योंकि बहुत नहीं, जगहों पे हमने परहेज नहीं है। देखा। ना ये हम एक गंभीर चर्चा कर रहे हैं, परहेज है या नहीं है वो तो अलग बात है, वो तो सरकारों को तय करना, मैं और आप स्टूडियो में बैठकर ही तय कर सकते हैं। लेकिन क्या फिर हम उस ट्रैक को, रेलवे ना पटरी पर चलती है, तो क्या हम उस पटरी पर जा रहे हैं? मेरे समझ से अगर आप मेरे से बहुत ही ईमानदारी से पूछें जी। तो मेरे समझ से रेलवेज के पास इतने सालों से बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि हम उसको बढ़ा सकें, हम 25-25 साल तक अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो मेरे समझ से ना देश के पास ये विकल्प है, ना रेलवेज के पास विकल्प है। ठीक।